उनको आगे बढ़ाते हुए आज का तो उसका हम आज लेकर आए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, सहयोगी अधिगम के संदर्भ में STAD का तात्पर्य है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग STAD रेफर्स टू। तो पहला प्रश्न कोऑपरेटिव लर्निंग को लेकर आया है। स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट्स टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन या स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीजन। तो जो STAD का जो मतलब है यहाँ पे वह है स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, स्टूडेंट्स टीम अचीवमेंट डिवीजन। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस अवस्था के दौरान बच्चों में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है। तो ये प्याजे से प्रश्न है। ड्यूरिंग विच द फॉलोइंग स्टेज चिल्ड्रन डेवलप्स ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो संवेदनात्मक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज में बालक वस्तु स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है, जो कि संवेदी गामक की अंतिम अवस्था होती है 18 से 24 माह के बीच में। अगला प्रश्न है, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, उदाहरण है। द फीलिंग ऑफ एडोलेसेंट, एवरीवन नोटिस्ड दैट आई wore this shirt twice a week is an example of his awareness, imaginary audience, self-regulation, none of the above। तो यह है उदाहरण है एक काल्पनिक श्रोता का, जिसको बोलते हैं इमेजिनरी ऑडियंसेस का। तो जो किशोरावस्था के जो बालकों की जो 2 बताई विशेषताएं, काल्पनिक श्रोता यानी कि इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फेबल्स, मतलब कि इमेजिनरी ऑडियंस काल्पनिक श्रोता के अंदर वह देखता है कि लोग मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। और पर्सनल फेबल्स के अंदर ये कि खुद अपनी हवाई के लिए बनाता है, खुद सोचता है मैं ऐसा हूँ, मैं खुद अपने मतलब माइंड में अपनी इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये इसमें होगा। अगला प्रश्न है, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, यह दंड के समान नहीं है, यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोग हो सकता है। इट इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर, इट इज़ नॉट सिमिलर टू पनिशमेंट, इट नेवर इंक्रीजेज डिजायरेबल बिहेवियर, इट कैन बी यूज्ड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सत्य है, यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। आप कहोगे साहब नकारात्मक पुनर्बलन कैसे बढ़ाएगा। तो यहाँ पर नकारात्मक पुनर्बलन का से मतलब किसी नेगेटिव चीज़ से नहीं है। देखिए एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, जिसमें क्या करते हैं हम कि हम उसको पुनर्बलन देते हैं तो उसकी अनुक्रिया प्रतिक्रिया बढ़ती है। परंतु नकारात्मक पुनर्बलन में किसी चीज़ को हम हटा लेते हैं, उसको हटाने से उसकी क्या बढ़ती है, क्रियाएं बढ़ती है। जैसे कि कोई सपोज़ घोड़ा है, वो घोड़े के ऊपर अगर हम ज़्यादा सामान ला देंगे या ज़्यादा सामान रखेंगे तो उसकी क्रिया करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, कम होगी। तो हमने उसके ऊपर से बोझा हटा लिया तो वह अच्छे से और तेज़ी से चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या है, उसकी अनुक्रिया, उसकी स्पीड बढ़ी है, किससे, जब हमने सामान हटा लिया है। तो इसको क्या बोलते हैं, नकारात्मक पुनर्बलन। तो वांछनीय व्यवहार बढ़ता है, बिल्कुल सही है। यह दंड के समान नहीं है, बिल्कुल यह दंड के समान नहीं है। दंड अलग होता है, नकारात्मक पुनर्बलन अलग होता है। दंड में जो वांछनीय व्यवहार है, जो अनुक्रिया है, वो कम हो जाती है, ठीक है। इसको दंड देंगे तो वो अनुक्रिया कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता। तो ये ऑप्शन 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यह बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। चौथा भी सही है,
कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोग हो सकता है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर संकेत करता है। द गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन इंडिकेट्स। पूर्व कन्वेंशनल स्टेज, तो ये कोलबर्ग का है प्रश्न। तो कोलबर्ग के अनुसार ये दूसरा जो स्तर आता है कन्वेंशनल स्टेज, उसके अंदर क्या होता है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। 3 स्तर बताए कोलबर्ग ने, 2 उनकी अवस्थाएं बताई। तो यह है कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा जो स्तर उसकी है ये। ठीक है, 5वें का दूसरा। अगला प्रश्न है, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती। थ्रू कंडीशनिंग ए न्यूट्रल स्टिमुलस एक्वायर्स द पावर ऑफ रेनफोरर इज नोन एज प्राइमरी रेनफोर्सर, सेकेंडरी, न्यूट्रल। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक पुनर्बलन। तो ये स्किनर का जो पुनर्बलन का सिद्धांत है कंडीशनिंग, उससे यह प्रश्न है। ठीक है, देखिए प्राथमिक पुनर्बलन तो भूख, प्यास, काम और नींद से संबंधित है, जो हमें जैविक आवश्यकताएं। और द्वितीयक पुनर्बलन होते हैं जो कि किसी नई चीज़ का हमारे अंदर उदय करते हैं, चाहे वो पुरस्कार के माध्यम से हो, ठंडे के माध्यम से, जो अभिव्यक्तिक विकास का सिद्धांत है ये। अकॉर्डिंग टू पियाजे, एट विच एज द मोरलिटी ऑफ कोऑपरेशन डेवलप्स। तो 7वें का आ जाएगा 9 से 10 वर्ष। पियाजे ने मेनली 2 अवस्थाएं बताई है, ऑटोनोमस 5 से 8 वर्ष के बीच में, और 9 से 13 वर्ष के बीच में लगभग बताई इन्होंने। तो बाद की जो अवस्था है उसको ऑटोनॉमी के अंदर आती है, तो उसमें ये सहयोग की भावना उसके अंदर आती है। अगला प्रश्न है, 2 विद्यार्थी ए एवं बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। ए की IQ 60 पाई गई, जबकि बी की IQ 30 पाई गई। ए और या बी के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं पूछा इसमें। ए की IQ 60 है और बी की IQ 30 है। तो ए में सौम्य बौद्धिक अक्षमता है, बी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। दोनों एक और दो, ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है, यानी कि ए हैज़ माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है 55 से लगभग 69 तक होती है इसमें। तो नहीं पूछा है, तो ये हमारे पास एक सही कथन हो गया। बी में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, बी हैज़ ए सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो सीवियर की बात हुई है, तो ये भी ठीक है। सीवियर के अंदर आता है लगभग 25 से और 39 के आसपास ही आता है, क्योंकि अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिजीज़ के जो संस्था है उसके अकॉर्डिंग। तो ये भी ठीक है। ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, तो ए में गंभीर यानी कि ए में सीवियर तो नहीं, ए में सीवियर नहीं, क्योंकि 60 हो गया, तो सीवियर तो होता है लगभग 25 से 39 के बीच में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 है, जो कि करेक्ट हो जाएगा हमारा। अगला प्रश्न है, ब्रॉन फेन ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम बृहत तंत्र में निम्नांकित में से कौन सा नहीं आता? संस्कृति, विद्यालय, नियम कानून, मूल्य। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, विद्यालय यहाँ पर
नहीं आएगा उसके वृहतंत्र के अंदर। वृहतंत्र के अंदर विद्यालय नहीं आएगा। वृहतंत्र में यानी कि ये आ जाएगा मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में उनके सांस्कृतिक मूल्य आते हैं, पूरे देश के नियम कानून आते हैं, ठीक है। तो ये सब ये अलग अलग एग्जाम्स में आया हुआ है। कहीं मूल्य कोई पूछा हुआ है, नियम कानून पूछे हुए हैं, संस्कृति पूछी हुई है अलग से। तो ये ब्राउन-फ्रेम के अनुसार है। विद्यालय आता है उसके एक्सो सिस्टम के अंदर ही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है। यह उदाहरण है। तो बड़ा सिंपल है, अनुकरण के माध्यम से सीख रहा है तो इसको बोलते हैं निरीक्षणात्मक अधिगम बांडुरागा। पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान है कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है। The expectation based on previous experiences with a lack of control that all one's effort will lead to failure is known as। तो अवसाद नहीं है, नकारात्मक विवृत्ति हो सकती है, मानिया भी नहीं है। तो मानिया किसी चीज़ से अतार्किक लगाव होता है, तो लगाव तो है ही नहीं यहाँ पे, तो ऑप्शन चौथा नहीं है, ऑप्शन पहला नहीं है। अब आता है दूसरे तीसरे में। तो अब इसमें बताया गया कि पूर्व अनुभव इसमें बताए गए हैं, तो इसका मतलब उसने सीखा हुआ चीज़ों को। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आ जाएगा इसमें, सीखी हुई निस्सहायता। जीवन स्पेस की संकल्पना किसने दी? तो बड़ा सिंपल है, जीवन स्पेस लाइफ स्पेस की संकल्पना हमारे पास कुर्ट लेविन साहब देते हैं। 12 का 3। अगला प्रश्न है, एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग है। द एप्लीकेशन ऑफ एन एवर्सिव स्टिमुलस इज नकारात्मक पुनर्बलन, सजा या दंड, पुरस्कार या सेपिंग। तो इसमें आ जाएगा दंड, सजा, क्योंकि नकारात्मक पुनर्बलन बढ़ती है। आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, शून्य अभिप्रेरणा। तो एक सेकेंड, ये हमारा दूसरा आंसर था। और अगला जो 14वां प्रश्न है उसमें अब मेहनत देखिए, प्रथम आने के लिए मेहनत कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? कड़ी मेहनत तो कर रहा है, परंतु किस लिए कर रहा है? क्योंकि बाहरी चीज़ों से विप्रेरित है, वो फर्स्ट आना चाहता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें रहेगा सही। अगला प्रश्न है, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। द फेज एट विच ए चाइल्ड कैन मास्टर ए टास्क इफ गिवन अप्रोप्रिएट हेल्प एंड सपोर्ट इज नोन एज। तो इसमें बड़ा सिंपल है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। 16 बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, स्पीयरमैन। कथन, पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूं, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, सटीक व्याख्या करता है। द स्टेटमेंट फर्स्ट डू व्हाट आई वांट टू यू टू डू, देन यू मे डू व्हाट यू वांट टू डू। प्रीमेक प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये प्रीमेक का सिद्धांत है। अगला प्रश्न, पठन अक्षमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। तो रीडिंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, बहुत बार आया हुआ है। वह नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना कहलाता है। द रूल फॉर व्हेन एंड हाउ टू यूज़ लैंग्वेज टू बी एन इफेक्टिव एंड कम्युनिकेटर इन ए पर्टिकुलर कल्चर इज नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं प्रैग्मेटिक्स। भाषा विकास का प्रश्न है।
किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। कॉग्निशन अबाउट वंस ओन कॉग्निटिव प्रोसेसेस कैन बी टर्म्ड एज रिकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन, आइडेंटिटी और परसेप्शन। तो बीसवें का इसमें आएगा मेटाकॉग्निशन, परासंज्ञान। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को क्या कहा जा सकता है? मेटाकॉग्निशन। अगला प्रश्न है, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना जब तक कि पूरी तरह सीखने लिया जाए कहलाता है शेपिंग, प्रतिरूपण, संकेतन या श्रृंखलाबद्धता। तो ये स्किनर का सिद्धांत है। ये शेपिंग और चेनिंग बहुत बार प्रश्न आए, शेपिंग इसमें आ जाएगा। प्रत्येक शेपिंग का मतलब प्रत्येक उस पर पुनर्बलन देना, प्रत्येक क्रिया पर, और चेनिंग का मतलब लास्ट में किसी टास्क के कंप्लीट होने पर हमको पुनर्बलन देना, ये हम चेनिंग कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा शेपिंग। लैंगिक स्थायित्व, जेंडर कंसिस्टेंसी के विकास का प्रथम चरण है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कंसिस्टेंसी। तो इसमें आ जाएगा जेंडर स्टेबिलिटी, जेंडर लेबलिंग, लैंगिक कंसिस्टेंसी। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जेंडर रोल से संबंधित प्रश्न है ये। तो लैंगिक स्थायित्व कब आता है? जब हम लेबल कर देते हैं, ये लड़का है, ये लड़की है, इसकी ये कार्य है, इसकी ये कार्य है, तो हमने लेबल करते हैं उनको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना कहा जा सकता है। एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज लर्नड इन वन सिचुएशन टू डिफरेंट सिचुएशंस कैन बी टर्म्ड एज। तो नकारात्मक नहीं हो सकता ये, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं किसी दूसरी जगह। इसमें आ जाएगा उच्च पथ स्थानांतरण, हायर रोड ट्रांसफ़र। आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया है। आप पुनर्बलन के किस शेड्यूल का उपयोग कर रहे हैं? साप्ताहिक क्विज का बात आई है। देखिए यहाँ पर साप्ताहिक क्विज समय आ गया, तो स्थिर अंतराल यहाँ पर आना चाहिए। 24 का 3। स्किनर से संबंधित प्रश्न है। PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। स्वालीनता के लिए, संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए, 1 व 2 दोनों के लिए। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा A व B दोनों। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। इसमें PECS टेक्निक क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या है कि कुछ दृश्य सामग्री दिखाकर जो स्वालीन बालक हैं, ऑटिस्टिक बालक है, या जो संप्रेषण करने में हिचकिचाते हैं, उनकी क्षमताएं कमजोर है संप्रेषण करने की, तो उनको चित्र दिखाकर हम संप्रेषण कौशलों को बढ़ाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। बिल्डिंग स्कीम्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट इज नोन एज। तो डायरेक्ट इंटरेक्शन की बात हुई है, तो इसको बोलते हैं हम अनुकूलन, एडाप्टेशन। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से ये प्याजे से प्रश्न था। 26वां प्रश्न प्याजे से। 27वां, निम्नांकित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण रेसिप्रोकल टीचिंग का अवयव नहीं है? प्रश्न पूछना, रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे से इंटरेक्शन, बात अंतरक्रिया करते हुए, आपस में बात करते हुए। तो प्रश्न पूछना बिल्कुल सही है, स्पष्ट करना बिल्कुल ठीक है, पूर्वानुमान करना ये भी ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं, तीनों ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नांकित चरण की विशेषता है। तो फिर प्याजे से प्रश्न है ये। तो क्रम निर्धारण मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अगला प्रश्न है, अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सैमुअल किर्क ने। पहले भी आ चुका है यह प्रश्न। यह दृष्टिकोण के बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, दिया गया है। स्वयं निर्देशन के लिए स्वयं से वार्तालाप करते हैं। तो प्राइवेट स्पीच की बात की है लेव वाइगोत्स्की ने। 3 प्रकार की बातें की इन्होंने, 3 प्रकार की जो स्पीच के बारे में बताया इन्होंने। सामाजिक, सोशल स्पीच बालक करता है, समाज से सीखता है, समाज को देखते हुए। दूसरा वो प्राइवेट स्पीच खुद से
करता